दोस्तों, एक बार फिर गाजा स्ट्रिप चर्चा में है। इजराइल के बाहर और इजराइल के अंदर हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर कल को इजराइल हमास युद्ध खत्म हुआ, जो कि 22वें महीने में चल रहा है, तो गाजा स्ट्रिप का क्या होगा। आइए जानते हैं कि गाजा स्ट्रिप कहां है। दक्षिणी इजराइल में इजिप्ट और इजराइल से सटा हुआ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, जिसका टोटल एरिया है 365 स्क्वायर किलोमीटर, गाजा स्ट्रिप कहलाती है। और गाजा स्ट्रिप के पश्चिम में है मेडिटेरेनियन सी, और गाजा स्ट्रिप के पास है 40 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन, जो कि गाजा स्ट्रिप को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। गाजा स्ट्रिप की बाउंड्री लगती है साउथ में इजिप्ट के साथ, पूर्व और उत्तर में इजराइल के साथ। 12 अक्टूबर 2023 से गाजा स्ट्रिप में युद्ध चल रहा है इजराइल के साथ। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक सरप्राइज अटैक इजराइल पर किया था, जिसमें कोई 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 इजरायलियों को हमास ने और बाकी गुटों ने अगवा करके गाजा स्ट्रिप में ले गए थे, जिनका आज भी पूरी तरह से अता पता नहीं है। कहा जाता है कि आज भी कोई 50 होस्टेज गाजा स्ट्रिप में कई गुटों के पास, जैसे कि हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के पास कैद है। लोग ये मानते हैं कि इसमें अभी सिर्फ 20 जिंदा बचे। और अभी बीच में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास ने वीडियो जारी करके 2 होस्टेजेस के बारे में जो सूचना दी, उससे इजराइल में बहुत ज़्यादा खलबली मच गई और ख़ास करके विश्व समुदाय भी उससे बहुत ज़्यादा आहत हुआ। लेकिन बात करते हैं गाजा स्ट्रिप की। गाजा स्ट्रिप में 3 क्रॉसिंग्स हैं। राफा क्रॉसिंग जो दक्षिण में है और इजिप्ट के पास है, आपने नाम सुना होगा। और इसी तरीके से साथ में एक क्रॉसिंग है करम शैलोम। करम शैलोम का क्रॉसिंग इजराइल के पास है और ख़ास करके ये गुड्स सामान के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी तरीके से नॉर्थ में एक क्रॉसिंग है इरेस, ये भी इजराइल के पास है। इसके बाद गाजा में आप देखें तो इसके अंदर कोई 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स है। नॉर्थ गाजा है और उसके बाद देर अल बला है, खान यूनिस है और राफा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, इजरायली सेना ने 3 तरफ से गाजा की नाकेबंदी कर रखी है। पूरी कोस्ट लाइन को इजरायली सेना और इजरायली नेवी ने ब्लॉकेट कर रखा है। अगर कहीं इजरायली सेना का बस नहीं चलता है तो वो है इजिप्ट के साथ लगने वाली सीमा और राफा क्रॉसिंग। मगर इजरायली सेना राफा में है, खान यूनिस में है, डेर अल बला में है, आपकी गाजा सिटी में है और नॉर्थ गाजा में। अभी इसके साथ क्या होता है, युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने करीब 75% गाजा स्ट्रिप के ऊपर कब्जा कर रखा है और जितनी वहाँ की आबादी है, वो सारी आबादी छोटी छोटी पॉकेट्स में ढकेल दी गई है। गाजा पट्टी में जितने मकान थे शहरों में और जितनी इमारतें थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इजरायली सेना के अटैक से, एयर अटैक से ख़त्म हो चुका है। गाजा आज पूरी तरह वीरान हो चुका है और वहाँ रहने वाले लोग
बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है कोई 68,000 फलस्तीनी मारे गए। तो ये है हाल गाजा का। और गाजा के अंदर में एक चीज और इजरायली सेना ने की है, वो है नेट्जारिम कॉरिडोर। नेट्जारिम कॉरिडोर ऐसा है कि भूमध्य सागर की कोस्ट लाइन पर 2005 से पहले इजराइल का एक सेटलमेंट था, उसका नाम था नेट्जारिम। युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने एक यहाँ पर रोड बनाई और वो रोड गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटती है और इस पर इजरायली सेना का पूरा नियंत्रण है। तो बहरहाल गाजा पट्टी में 75% जगहों पर इजराइल की सेना काबिज है, लेकिन उसके बाद भी हमास जिंदा है और हमास के पास कोई 50 या 20 होस्टेजेस आज भी है। और हमास यही बात बार बार कहता है कि अगर होस्टेजेस चाहिए तो युद्ध विराम करो और मिलिट्री ऑपरेशंस रोको। तो बहरहाल होस्टेजेस नेतन्याहू के लिए इंपॉर्टेंट है और हमास के लिए। हमास जानता है कि अगर होस्टेजेस यहां से चले गए तो इजरायली सेना को कोई नहीं रोक पाएगा और नेतन्याहू जानते हैं कि जब तक हमास के पास होस्टेजेस हैं तब तक वो इजरायली सेना की कार्रवाइयों को, चाहे वो कितनी भी कड़ी हो, चाहे कितना कोलेटरल डैमेज हो रहा हो, किसी तरीके से विश्व समुदाय को वो जस्टिफाई कर सकते हैं। बहरहाल इजराइल के अंदर होस्टेजेस को लेकर के असंतोष बढ़ता जा रहा है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि होस्टेजेस को जल्द रिहा किया जाए। लेकिन यहां पर एक बात है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि इजराइल हमास वार रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनवरी में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गाजा इतना ज़्यादा टूट चुका है कि इसकी रीबिल्डिंग की ज़रूरत है और अमेरिका इसको रीबिल्ड करेगा और रोजगार के अवसर देगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मिस्र और जॉर्डन फिलिस्तीन से शरणार्थियों को ले लें ताकि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का काम, रीबिल्डिंग का काम किया जा सके। मिस्र ने और जॉर्डन ने उनकी ये बात नहीं मानी। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये मेडिटेरेनियन के साथ है, 40 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और वो इसे एक खूबसूरत सिटी के तौर पर डेवलप करना चाहते थे। शायद वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पैलेस्टीनियन रहें। बहरहाल आज के हालात ये हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का क्या प्लान है? प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू चाहते हैं कि गाजा में एक बार फिर ऑफेंसिव होगा और गाजा को वो छोड़ना नहीं चाहते। जो गलती उन्होंने 2005 में इजराइल ने की थी वो फिर से दोहराना नहीं चाहते। इजराइल चाहता है कि गाजा में उनकी उपस्थिति बनी रहे और इसके चलते प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में इजरायली सेटलमेंट बनेंगे वेस्ट बैंक की तर्ज पे। तो अगर इस बार युद्ध रुकता है तो यहाँ सिर्फ पैलेस्टीनियंस ही नहीं रहेंगे बल्कि यहाँ पर इजरायली सेटलमेंट्स भी देखे जा सकते हैं, ठीक नेट्जारिम की तरह, जहाँ ये कॉरिडोर है या ये पुरानी यहूदियों की बस्ती है। लेकिन हर कोई प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के प्लान से सहमत नहीं है। कोई 600 लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा है और इसमें शामिल कौन है? शिन बेट के शीर्ष अधिकारी, मोसाद के शीर्ष अधिकारी, पुलिस के शीर्ष अधिकारी, टॉप डिप्लोमेट्स और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर यहूद बराक।
इन सब ने कहा है कि ये युद्ध रुकना चाहिए। और उनकी दलील है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये युद्ध शुरू किया था 3 बातों को लेकर। पहली कि हमास का सर्वनाश, दूसरा हमास की गवर्नेंस का सर्वनाश, और तीसरा होस्टेजेस की वापसी। उनकी दलील ये है कि हमास का सर्वनाश हो चुका है, उसकी टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है, उसकी मिडिल ऑर्डर लीडरशिप मारी जा चुकी है, यहाँ तक कि उसके टैक्टिकल बटालियन कमांडर्स भी रोज न रोज मारे जाते हैं। तो आज हमास के अंदर ऐसा कोई नहीं बचा है जो कि वाकई इज़राइल को आने वाले सालों में एक चैलेंज दे सके। यहाँ तक उनकी बात सही है। दूसरी, हमास के गवर्नेंस का सर्वनाश इसलिए किया गया ताकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि वेस्ट बैंक में काबिज है और उसका गाज़ा स्ट्रिप में जोड़ नहीं चलता था, वो यहाँ अब आ सकती है। और तीसरी चीज़ जो है होस्टेजेस की वापसी। उनकी दलील है कि होस्टेजेस की वापसी के लिए अब मिलिट्री ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। और इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा तर्क है कि ये सारी विक्ट्री जो बेंजामिन नेतन्याहू ने हासिल की है वो बिना कॉस्ट के नहीं आई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 900 सैनिक यहाँ गंवाए। 900 सुपीरियरिटी होने के बाद भी, एयर, नेवी, टैंक्स, तोपें, मिसाइल्स वगैरह वगैरह, उसके बाद भी उन्हें 900 सैनिकों को यहाँ गंवाना पड़ा है। इसलिए वो चाहते हैं। और इसके अलावा भी इज़राइल के अंदर वॉर की फटीग आ गई है। लोग इस युद्ध से थक चुके हैं, ऊब गए हैं। लोग इस युद्ध से आगे बढ़कर शांति चाहते हैं। इज़राइल में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, इज़राइल की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही। वो तो अमेरिका का सहयोग और समर्थन है और ज्यूइश लॉबी का सहयोग और समर्थन है कि इज़राइल अपने पैरों पर आज भी खड़ा है और युद्ध लड़ रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम गाज़ा को काबिज होंगे, ऑक्यूपाई करेंगे और उन इलाकों में भी जाएंगे जहां हमें संदेह है कि होस्टेजेस रखे गए। उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होनी थी जो वो टल गई है। और उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ अगर इस बात से नहीं सहमत हैं कि इजराइल गाज़ा को ऑक्यूपाई करे, एक फाइनल पुश दे, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि चीफ ऑफ स्टाफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का लोग इस्तीफा भी मांग रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध के शुरू होने से पहले कभी नहीं सोचा होगा कि यह युद्ध इतना फैल जाएगा और शायद वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने न सिर्फ हमास को ख़त्म किया, हिजबुल्लाह को भी ख़त्म किया, सीरिया के अंदर भी युद्ध किया और सबसे बड़ी बात, ईरान के साथ भी युद्ध किया। और इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। लेकिन साथ में लोग इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, अपने होस्टेजेस को वापस लाना चाहते हैं। और लेकिन जो युद्ध के साथ में गाज़ा का वॉर प्लान है, फ्यूचर प्लान है, उस पे अभी सस्पेंस बना हुआ है कि गाज़ा किसके पास रहने वाला है।